नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। आज मैं किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी फेसबुक पेज या अपने किसी भी फर्म की एडवर्टीजमेंट किए बिना सीधा बात करूंगा मुद्दे की। आज मैं एक टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक किसान का बेटा हूँ और आप लोगों के सामने मैं एक किसान के बेटे के नाते, एक किसान होने के नाते आप लोगों के सामने किसान की वो समस्याएं हम लेके आ रहे हैं जिसके बहुत लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप इसका विरोध करते हैं या आप इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जो कि अभी एक कानून बन चुका है, इसका या तो विरोध या तो उसका सपोर्ट करने से पहले कृपया एक सब सामान्य भाषा में मैं आपको ये बिल समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये वीडियो देखने के बाद से आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, ये करने के लिए कि मैं इस किसान बिल का समर्थन करूं या मैं इसके अगेंस्ट जाऊं। तो आज मैं समझाने जा रहा हूं ये। जैसे कि कोरोना काल चल रहा था और जून का महीना था। जून के महीने में हमारी सरकार 3 विधेयक लाती है। 3 विधेयक में 2 नए विधेयक रहते हैं और 1 विधेयक रहता है कानून के संशोधन के लिए। मैं आपको बता दूं कि विधेयक क्या होता है। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 ये विधेयक की अनुमति देता है। अनुच्छेद 123 अनुमति देता है राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 अनुमति देता है राज्यपाल को कि यदि संसद काल बंद चल रहा हो, संसद बंद चल रहा हो, छुट्टी हो और उस समय देश में कानून व्यवस्था की एकदम सख्त आवश्यकता हो, तो आप ऑर्डिनेंस पास करके विधेयक लाके और उसको देश में कानून का रूप दे सकते हैं। और जब संसद खुलता है तो 6 सप्ताह अर्थात 42 डेज के अंदर उसको आप संसद के अंतर्गत पास करके एक एक्ट बना सकते हैं। तो कोरोना काल में जून के महीने में सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020 लाया जिसमें 3 विधेयक थे, एक संशोधन के और 2 नए। संशोधन वाला हमारा विधेयक जो था वो था ये कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको हम बोल रहे हैं भंडारण नियम भी बोल रहे हैं, इसमें यह है कि पहले यह था कि आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इन्होंने संशोधन करके ये बोला कि आप आवश्यक वस्तु जैसे आपके लिए चीनी हो गया, दाल हो गया, मसाला हो गया, सब्जी हो गया, ऐसे वस्तुओं का किसान और व्यापारी ये दोनों को छूट देते हैं कि आप इसका भंडारण कर सकते हैं, लेकिन सिवाय 2 समय में छोड़ के, या तो युद्ध काल चल रहा हो या तो कोई आपत्ति काल, कोई विपत्ति काल ऐसी चल रही हो, कोई महामारी चल रही हो, कोई आपदा चल रहा हो। यानी आपदा और युद्ध को छोड़ के आप हर काल में इसेंशियल गुड्स का, इसेंशियल कमोडिटीज जो कि आवश्यक वस्तु है उसका आप भंडारण कर सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि कितने किसान हैं जो अपनी उपज का 100% तो छोड़िए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त, मात्र 50% कौन ऐसा किसान है जो उसका भंडारण कर सकता है। कोई भी किसान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने उपज का 50% तक भंडारण कर सके। वो भंडारण कहीं ना कहीं किसी और जगह पे करना पड़ता है और अल्टीमेटली उस भंडारण को व्यापारी ही करते हैं, उद्योगपति ही करते हैं। और अगर वो भंडारण करेंगे तो सबको मालूम है कि यदि कहीं स्टॉक फंसा तो दाम बढ़ा। यहाँ तो आपके चौराहे पे किसी अगर बाईपास पे 2 दिन प्याज की ट्रक फंस जाए तो 2 दिन में प्याज का रेट 2 गुना हो जाता है मंडियों में। बात करते हैं बाकी किसी और चीज की भंडारण की। तो सारे इसेंशियल कमोडिटीज, तो आप इससे इफेक्ट समझ सकते हैं कि मार्केट में इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि कोई भी उद्योगपति अब इसेंशियल कमोडिटीज की करेगा भंडारण और उसको वही किसान जब दोबारा खरीदने जाएंगे तो औने पौने दाम में उनको खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने अब सबको छूट दे रखा है और किसी भी पुलिस अधिकारी कानून की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके उनके स्टॉक को चेक करे और कहे कि नहीं नहीं तुम क्यों रखे हो, मार्केट में तुरंत इशू करो।
तो पहली बात ये थी। दूसरी बात इनका जो है, ये आप कहते हैं कि ये कंट्रैक्ट फार्मिंग आप कर लीजिए। कंट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से आप समझिए, कंट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से एक ऐसी चीज है कि आप अपनी उपज जो है वो होने से पहले, यानी मक्का होने से पहले, गेहूं होने से पहले, धान होने से पहले, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को, किसी भी कंपनी को आप पहले ही एक मूल्य तय करके और बेच सकते हैं। जैसे कि आपने आलू तय कर लिया कि यदि आलू हमारे खेत में होगा तो हम 20 रुपया किलो बेचेंगे, ठीक है। तो सामने वाला कंपनी भी उस समय आपसे एग्रीमेंट कर लिया। अब बात रही एग्रीमेंट की, इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो सबसे मेन बात मैं आपसे ये कहूंगा कि एग्रीमेंट में किसान कितने पढ़े लिखे हैं ये सबको मालूम है, और वो कितनी हद तक, कितनी बारीकताओं से उन एग्रीमेंट को वो पढ़ पाएंगे। कल के दिन वो कुछ भी लिखा दे कि यदि आपने मुझे सही चीज नहीं दिया तो आपके खेत का 25% हिस्सा 2 साल के लिए मेरा रहेगा, या अगले साल आपको फ्री में देना पड़ेगा। और जब सारी सत्ता प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएंगी तो वो आपको मालूम है कि कैसे लेंगे। ये सारे किसान अच्छे से समझते हैं। अगर आप एक बोरी आलू लेके जाएंगे 1 क्विंटल, तो उसमें से वो लेंगे 40 किलो, 60 किलो काला है, दाग है, कटा हुआ है, 75 तरह की उसमें नौटंकी आती है, और इसको किसान को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो इसको सुलझाने के लिए इन्होंने रख दिया मंडी के अधिकारी को, अपने सरकारी अधिकारी को इन्होंने रख दिया। अब सरकारी अधिकारी कंपनी की सुनेगा या किसान की सुनेगा? सभी सरकारी अधिकारियों के बारे में जानते हैं, मैं हर जगह की बात नहीं करता, लेकिन जहां मैं देखता हूं वहां की मैं इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि सरकारी अधिकारी अधिकतम तौर पे सुनेंगे कंपनी की, न कि किसान की। क्योंकि जो फायदा उनको कंपनी दे सकती है वो फायदा उस अधिकारी को किसान नहीं दे सकते। अलबत्ता आप किसी वैसे नेता को लगाते, किसी मुखिया को लगाते, किसी प्रधान को लगाते, किसी विधायक को इसकी अगर जिम्मेदारी सौंपी जाती तो कम से कम उसे ये तो डर रहता है कि 5 साल बाद फिर से उसका नंबर आना, 5 साल बाद फिर जनता के पास जाना है, तो कम से कम उसके लिए वो काम कर लेगा। लेकिन सरकारी अधिकारी को इसका क्या, सैलरी तो आनी ही आनी है, अगर अदर इनकम आ जाए तो वो नैले पे दहला है। तो ये इनका है दूसरा, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा का अधिनियम। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। हमारा तीसरा बात है, यही सबसे मेन नियम, मेन वो विधेयक है जहां पे लोगों को लग रहा है कि हमारी एमएसपी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। एमएसपी होता है मिनिमम सेल्स प्राइस। बेटा अब एक तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि मिनिमम सेल प्राइस सिर्फ ये कृषि में ही चलता है एमएसपी, बाकी सब में तो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। उससे ज्यादा आपसे नहीं ले सकते। तो मैं तो कहता हूं सीधा सीधा एक एमएसपी बनाओ, मिनिमम सेल प्राइस, उसको भी फिक्स करो कि इससे नीचे कोई खरीद ही नहीं सकता। अगर खरीदे तो साला उसी दिन उठा के जेल में डाल दो, लेकिन ऐसा तो कोई करेगा नहीं। खैर, हम बात करते हैं अगले इनके विधेयक के बारे में। और इनका ये विधेयक क्या है? इनका विधेयक कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, ये इसमें ये कहते हैं कि आप अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी ले जाइए, कहीं भी बेचिए, इसका कोई रोक टोक नहीं है। इसमें मैं पहले तो इस बात को थोड़ी सी होल्ड करके और बताऊंगा कि पिछले कुछ डेटों में, अब मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा और न ही एग्जैक्ट नाम रखूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ मंत्री 2 राज्यों के, एक हरियाणा और दूसरा मध्य प्रदेश, अभी कानून पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ, फिर भी 2 लोगों की ऑलरेडी बयान आ चुके हैं कि हम अपने राज्य में और कहीं के माल बेचने नहीं देंगे। ये है हरियाणा और मध्य प्रदेश। हरियाणा और मध्य प्रदेश से ये दोनों बयान आ चुके हैं। इसकी पुख्ता सबूत है, अगर किसी को सबूत की आवश्यकता होगी तो मैं उनको ये सबूत बकायदा उनके ट्वीट के साथ भी दे सकता हूं, ठीक है। तो ये तो आप देख लिए कि, और साथ में सबसे बड़ी बात कि वहां सरकार भी बीजेपी की ही है। जो सरकार केंद्र में है वही सरकार राज्य में है, फिर भी राज्य और केंद्र में मतभेद है, यानी कहनी कुछ और कथनी कुछ।
लेकिन इनके बिल के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि ये अब बोल रहे हैं कि आप माल ले जाके कहीं भी बाहर ले जाके बेच सकते हैं, और सारा जो भी धरना प्रदर्शन है वो इसी पे हो रहा है, इसी बात पे। अब इसको समझते हैं कि इस बात पे ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो कहते हैं कि आप अपना सब माल जहाँ भी बोल दिए कि आप अपना जो भी बिल है, जहाँ भी बिल है ले जाके जो भी आपका उत्पाद है जहाँ भी चाहे ले जाके बेच सकते हैं। तो एक चीज बताइए, इनकी ही एक संस्था है एनएसएसओ, जो कि अभी तो इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन एनएसएसओ सर्वे के अनुसार ही एक रिपोर्ट से मालूम चला है कि किसान अपनी उपज का महज 6%, मात्र 6% ही ले जाके और मंडी में यानी एफसीआई में ये लोग बेचते हैं। महज 6%, यानी 94% माल व्यापारियों को ही जाता है। अगर आप एक किसान है तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि एकदम दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि आप अपना माल कहाँ ले जाके बेचते हैं। आपने अभी तक कितनी बार अपना माल ले जाके एमएसपी पे एफसीआई के गोदाम में बेचा है? बेच ही नहीं सकते भाई साहब। यहाँ पे तो 75 तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या ये, आप जाएंगे तो पहले तो बाबू नहीं मिलेगा, बाबू मिल गया तो गोदाम में जगह नहीं है, ठीक है, गोदाम में जगह भी है तो बोरा नहीं है। मतलब इतने तरह की आपको समस्याएं आएगी, और ये समस्याएं मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा है। मैं जिस शहर जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मैं वहां के एक एक लोगों से पूछवा सकता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बार ले जाके अपना गेहूं चावल अपनी कोई भी फसल ले जाके और एफसीआई में बेचे हैं, एमएसपी पे बेचे हैं, एमएसपी मिनिमम सेल्स प्राइस पे बेचे हैं। चूंकि एमएसपी से क्या फायदा है कि एमएसपी से किसान फ्री है। फ्री किस तरह है कि किसान अगर एमएसपी पे उसको ज्यादा फायदा है तो एमएसपी भी बेच सकता है, और यदि वो मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलता है तो मार्केट पे बेच सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वही किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो किसान को हर हालत में उसी कीमत पे बेचना पड़ेगा जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कल के दिन यदि भाव कम हो जाते हैं और ज्यादा भाव पे कंपनी नहीं लेता है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं देगा, इसका भी कोई कुछ नहीं माई बाप होगा कि ये कैसे वो सामने वाला जो कॉर्पोरेट है आपका वो बढ़े हुए दामों पे खरीदे। ठीक है, महज आप एक चिप्स खरीदने जाइए, उस चिप्स में 1 से 2 आलू का चिप्स रहता है, और वो चिप्स आप खरीदते हैं 20 रुपए में। कौन पूछने जाता है कि 1 से 2 आलू का प्राइस कितना होना चाहिए और कितना में किसान बेचता है? इससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन वो 20 रुपए में चिप्स बेचता है और इस पे आवाज कोई नहीं उठाता है। ऐसी ही तरह तरह की बातें हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अनजान है, आप लोग भी इसी मार्केट में रहते हैं, हम भी इसी मार्केट में रहते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन किसानों का कहाँ फायदा है ये आप देखिए। तो ऑलरेडी जब 94% माल बाहर में जाता है तो फिर इस बिल का मतलब ही क्या है कि आप बोल सकते हैं कि बाहर बेच सकते हैं। भाई बाहर पहले ही बेचता रहा है, बाहर अब भी बेचेगा। हाँ, थोड़ा ये होगा कि आप व्यवस्थाओं को सुचारू कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इससे कौन-सा फ़ायदा है? अभी तो नतीजे आने शुरू हो गए, 2 राज्यों ने तो ऑलरेडी अपने यहाँ बैन भी कर रखा है कि हम अपने यहाँ किसी और का माल बेचने नहीं देंगे। कल के दिन कोई और मुख्यमंत्री खड़ा होके ये बोल दे कि हमारे राज्य में किसी और राज्य से माल नहीं आ सकता, तो आप क्या कर सकते हैं? बातें कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। एफसीआई का जो गोदाम होता है, मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि वहां पे अनाजों को जानबूझ के भिगोया जाता है और सड़ाया जाता है ताकि वो बियर फैक्ट्री को वो बेच सके, जिससे वो शराब बने, और वो शराब जो कि शराब के लिए लोग लाइन लगा के लेते हैं। दूध आपके घर घर पहुंच जाता है तो कोई नहीं लेता है, लेकिन शराब के लिए लोग लाइन लगा के लेते हैं। इस कोरोना काल में सारी चीजें बंद थी और अभी भी बहुत सारी चीजें बंद है। कोरोना में जब स्कूल बंद, व्यापार बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, सब कुछ बंद, लेकिन फिर भी किसान अपने जान पे खेल के खेतों में जाता था और उपज करता था। जब वोट लेना है तब आप बात करते किसान अन्नदाता है, किसान देवता है, किसान ये है, किसान वो है, लेकिन आप किसान के लिए कर क्या रहे हैं आप ये बताइए। मैं एक डाटा के अनुसार आपको बता दूं कि लगभग 1950 से और 2020 तक जो फार्मर की, जो किसान की आय है उसमें वृद्धि हुई है 21 से 22 गुना। मैं 22 गुना ही मान लूं, 21 छोड़ो, चलो मैंने 22 गुना मान लिया। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आय बढ़ी है 180 गुना।
वहीं जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी आय बढ़ी है 200 गुना। अब आप कहते हैं कि किसान आत्महत्या करता है तो किसान की 75 तरह की सुविधाएं दी जाती है। एक तो सबसे बड़ा नुकसान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसान के लिए ये दिया जा रहा है, कृषि केसीसी कार्ड दिया जा रहा है, किसान के लिए 2-2 हजार रुपए महीना दिया जा रहा है, 75 तरह की इसके स्कीम दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान बोल रहा है अरे भाई किसान क्यों नहीं रोएगा। आप सारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काट के और कीजिए ना 22 गुना पे 1950 से, और इस समय में कल के दिन आपको हर दफ्तर में एक सरकारी कर्मचारी फांसी पर लटका हुआ ना मिला तो फिर आप बात कीजिएगा। किसान अगर 22 गुना इसकी इनकम बढ़ी है तो देखो लग रहा है बाप रे 22 गुना बढ़ गई। पहले तो वो 1 रुपया में बेचता था, आज 22 रुपए में बेच रहा है, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन जो पहले 1 रुपया पाता था आज वो 200 रुपए पा रहा है, ये आपको तो नहीं दिख रहा है। आप खुद की इनकम बढ़ा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा ये नहीं कि मैं सिर्फ एक इस समय की गवर्नमेंट पे बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात 1950 से और 2020 तक सारे गवर्नमेंट की बात करता हूं कि इन सब ने, किसी ने किसान के बारे में ना आज तक सोचा है ना आगे सोचते रहेंगे। इस बिल में क्या फायदा है, हमें तो कुछ फायदा समझ में नहीं आ रहा। आप अगर बुद्धिजीवी हैं, हो सकता है आपको बहुत समझ में आ रहा हो, आप बहुत किसानी करते हो, तो भाई साहब आप हमें समझाइए कि इसमें है क्या, आखिर क्या फायदा है, ये तीनों बिल में कहाँ लाभ होगा। और मुझे लाभ ये मत समझाइए किसी एक में लाभ है, मुझे तीनों में लाभ समझाइए ना। अगर 2 में नुकसान एक में लाभ है तो क्या फायदा है, अगर 2 में लाभ है एक में नुकसान है तो क्या फायदा है। अगर लाभ हमें समझाइए ना, किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी आप ये समझाइए ना। कल लागत कितनी थी और आज की लागत कितनी है, किसान आत्महत्या क्यों ना करे। मजबूरी है किसान की आत्महत्या करना है कि भाई कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है। कॉस्ट जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉस्ट सिर्फ बढ़ता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। आज किसान सिर्फ अपना पेट पाल सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी किसान शांत है। उसके बाद भी क्या जरूरत थी आपको विधेयक लाने की। विधेयक तो तभी लाया जाता है ना जब देश में कानून की व्यवस्था एकदम सख्त आवश्यकता हो और देश को लग रहा हो कि इस कानून को लाना बहुत आवश्यक है और संसद बंद चल रहा है तो कैसे कह रहे, तो विधेयक के थ्रू हम लाके और ये एक्ट बना के और देश में कानून व्यवस्था लागू कर दे। इसकी क्या आवश्यकता थी अभी, ये तो आप कोरोना काल जो बीत जाता है इसके बाद भी कर सकते हैं। भंडारण की छूट अभी देने की क्या जरूरत थी। हाँ मैंने माना आपने आपदा में अभी रोक के रखा है, लेकिन ये आपदा में आपने रोक के रखा है ये बात अलग है, लेकिन कल के दिन अगर कोई भंडारण करता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। देश में जीडीपी में किसान कितना ग्रोथ आपको दे रहा है मालूम है। किसान कृषि प्रधान देश एक भारत माना जाता है, जिसमें आज भी कृषि पे ये देश टिका हुआ है। जीडीपी कहीं ना कहीं, जीडीपी में भारत की कितनी सहायता है, जीडीपी -20 प्लस आपका चला गया था 23 अप्रोक्स। लेकिन अगर यही किसान का सपोर्ट नहीं होता तो ये जीडीपी आपकी 28 अप्रोक्स जाती, वो भी माइनस में। किसान के योगदान को कोई नहीं समझता है। और आप कई लोग इसमें बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोग इसमें खालिस्तान की बात करने जाते हैं, कुछ लोग इसमें पाकिस्तान की बात कर। भाई साहब यदि आपके रैली के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके रैली में दूसरा कोई पैसा देता है, अमेरिका में पैसा लग गया तब तो वो तो इंडियन अमेरिका है, लेकिन अगर कनाडा से कोई पैसा दे रहा है, नहीं वो तो खालिस्तान वाला है, खालिस्तान का पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं है साहब, लोगों के दिल में आज भी किसानों के लिए कहीं कहीं इज्जत है और जो इज्जत है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और महज 4 लोग अगर खालिस्तान का झंडा लेके खड़ा ही हो गए तो उसकी आप जांच कीजिए ना, उठाइए जेल में डालिए। आपको अगर इतना ही है तो आप जांच कराइए ना कौन खालिस्तान से आया है और कौन पंजाब से है, कौन हरियाणा से आया है, कौन आतंकवादी है और कौन किसान है, आपको प्रूफ मिल जाएगा। इस ठंडी में कोई किसी को शौक नहीं है रोड पे रहने का, किसान की मजबूरी है रोड पे रहने का। किसान क्यों रोड पे है इसके दर्द को आप समझिए। किसान को आप बहुत उल्लू बना चुके, और मैं व्यक्तिगत इस किसान का पूरा सपोर्ट करता हूं। मैं इस बिल को पूरी तरह से, मैं नहीं चाहता कि ये हमारे देश में लागू हो। इस कानून को वापस लेने के लिए मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि आपको जो बिल बनाना है बनाइए, जो एक्ट बनाना है बनाइए, लेकिन सरकार जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, जिसको कहते हैं कि उसके थ्रू हमारी देश की इकोनॉमी रुकी हुई है, अन्नदाता हैं, देवता हैं, उसके बारे में भी तो सोचिए। ये दिल का दर्द है, मैं आपके प्रति विरोध जाहिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक दिल का दर्द जाहिर कर रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं एक किसान के घर पे पैदा हुआ हूं, एक किसान के घर से हूं। अगर थोड़ी सी प्रकृति फसल लगी लगाई, मैं इस बार की बात करूंगा, मैं एक बिहार गोपालगंज जिले से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे
हल्दी रोग एक हो गया। धान की फसल, खड़ी खड़ी धान की फसल, ऐसे धान कटाई हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि धान नहीं, हमने हल्दी बो के रखी हुई है। धान कम और हल्दी ज्यादा मिल रही थी। और वो हल्दी वो नहीं भाई साहब की जो आप हल्दी खाते हैं, ये हल्दी सिर्फ रंग था, रंग से उसका नाम रखा गया हल्दी। लेकिन हमारी धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो एक जीवाणु थे, कीटाणु थे। तरह तरह के कीटनाशक डालने के बाद से भी कोई फायदा नहीं हुआ। और क्या आप फायदा दिला रहे हैं साहब, ये केसीसी है तो ये है, चले जाइए किसी दिन बैंक में एक केसीसी फॉर्म लेके, और उसके बाद देखिए बैंक वाले कितनी आपकी इज्जत कर रहे हैं, कितना जल्दी आपकी केसीसी कर रहे हैं। इस देश में अगर आपको कार लोन लेना है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक किसान के लिए केसीसी लेना हो महज 50,000 का तो आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ मिलता है, उन्हीं को मिलता है जो दो बगल में राइफल कोस के गए और बात किए भाई मेरा केसीसी कराना है, हाँ हो जाएगा। तो जिनके पास लाखों की इनकम है उनका केसीसी होता है, लेकिन गरीब की कोई नहीं सुनता। और किसान, एक बात मैं आपसे बता दूं कि किसान कभी भी उसको कमजोर मत समझिएगा। एक आम आदमी की धड़कन जब भी उठ गई उस दिन देश ये क्या नींव हिल जाएगा। आप बहुत हल्के में मत लीजिए महाशय, और जिसको समझाना है कि ये आप गलत बोल रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए, हम मुझे समझाइए। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूं, लेकिन मैं जहां तक इस एक्ट को पढ़ा हूं वहां तक मुझे लगा है कि किसान का बहुत जगह हनन हुआ है, नुकसान ही हो रहा है। हाँ एक आध पॉइंट पे थोड़ी बहुत फायदाएं हैं, लेकिन आप हमें ये समझाइए कि ऐसा क्या पॉइंट है जिसके थ्रू मैं इस एक्ट का सपोर्ट करूं। क्यों मैं बोलूं कि हाँ इस एक्ट को लागू रहना चाहिए, ये विड्रॉल नहीं होना चाहिए, आप मुझे समझाइए। मुझे किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु विशेष से कोई नफरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि ये कृषि कानून बिल जो है, कृषि कानून बिल 2020 जो कि आया है, इसमें फायदा क्या है, आखिर किसान इसको क्यों ऑप्ट करे। महाशय आप मुझे ये समझा दीजिए। बाकी का अगर जरूरत पड़ा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, और आप कहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको 3 चीजें ये समझा दिया, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे सीधा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।